मैं सुनील जी आपसे जरा, मैं एक तो दर्शकों को बता दूं कि 2019 में रामपुर में 10,61,000 वोट पड़े थे कुल, और उपचुनाव में 7,07,000 वोट पड़े थे। करीब 3,60,000 वोट नहीं डाले गए थे। मैं आ रहा हूं, प्रबल आ रहा हूं। बस 3,60,000 वोट कम पड़े थे, और ऐसा सभी को पता था कि सारे मुस्लिम दरवाजों के आगे पुलिस बल लगा के उनको वोट देने घर से निकलने नहीं दिया गया था। तो अगर, और एक चीज और दर्शकों को बता दूं कि रामपुर में 51% मुस्लिम मतदाता है, 51%। हैदराबाद के बाद शायद सबसे ज्यादा ही है, हैदराबाद में 59% है मुस्लिम मतदाता, रामपुर में 51% है। तो वहां पे लो वोटर टर्नआउट, मतलब कि प्रशासन पूरी तरह से वो है। और जो हरशंकर जी कहते हैं, सुनील जी मैं अब आपसे इस पे भी पूछ लूंगा, और जो मेरी समझ है कि अखिलेश जी कभी भी ना आजम खान के साथ और ना मुस्लिम समाज के साथ लड़ने भिड़ने की तरह से खड़े होते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपसे दोनों चीजें एक साथ पूछ लूं। एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा का साथ आने का जो सबसे बड़ा बाइंडिंग फैक्टर था वो अल्पसंख्यक मतदाता थे। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अल्पसंख्यक मतदाता ने एक बड़ा रोल निभाया कि भाई हम कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, साथ आ जाओगे तो तुम्हारे साथ भी है, नहीं तो हम हो सकता है कांग्रेस के पीछे ही खड़े रहें, इररिस्पेक्टिव कि वो किस नंबर पे आते हैं। बिल्कुल। एक दूसरा, मुझे सुनील जी एक चीज और ये बताइए, अभी तक के हम लोगों का जो अनुभव है चुनाव में, कि जहां से हवा बननी शुरू होती है वो पहले चरण से शुरू हो जाती है। वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। रिवर्स किसी इंसिडेंट से हो सकती है। राजीव गांधी की हत्या बीच में हो गई इलेक्शन के बीच में, नहीं तो कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही थी उसमें, तो वो रिवर्स हो गई। इस तरह की बहुत सी चीजों से तो इंसिडेंट से हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में जहां से जब हवा बनती है तो वो और बढ़ती जाती है आगे की सीटों के लिए। तो ओवरऑल जो आपको क्या लग रहा है कि इसका क्या अर्थ है? पुहारे जी के यहाँ ज्यादा वोट का मतलब बीजेपी का फायदा, लेकिन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट का मतलब जो मैं समझता हूं विपक्ष का, मतलब इंडिया अलायंस का फायदा। सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। ज्यादा वोट पड़ने का मतलब मेरे अपने हिसाब से दोनों स्थितियां होती है। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, सरकार के समर्थन में भी होता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब सरकार के समर्थन में वोट होता है तो वो दिखाई पड़ता है, वो बोलता हुआ वोट है, चिल्लाता हुआ वोट है। ये 2019 के चुनाव में आप देख सकते हैं। वो और किस दल का मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक मतदाता है, जो बड़े पैमाने पर सड़क पर निकलता है, शोर मचाता हुआ निकलता है, हल्ला गुल्ला करते हुए निकलता है, वो उसको अपने समर्थन को व्यक्त करने में कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन जब ज्यादा मतदान होता है लेकिन मतदाता चुप होता है, तो वो सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ का मतदाता कभी बोलता नहीं है, वो चुप रहता है। वो सरकार को लेकर उसके मन में दहशत भी होती है, पता नहीं हारेगा कि नहीं हारेगा, क्या होगा। तो वो चुपचाप जाके अपना मतदान करता है और अपने मतदान के बाद वो घर चला आता है। मैं दो उदाहरण दे सकता हूँ जो मेरा निजी अनुभव। नीतीश कुमार जी ने जब लालू यादव की सरकार को सत्ता से बाहर किया था, वह एकदम शांत मतदान था। मैं उस समय बिहार में था। उस समय आरजेडी के समर्थक हल्ला गुल्ला करते रहते थे, लेकिन इनके लोग, जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो मुझे शोर शराबा नहीं दिखाई पड़ा। दूसरा चुनाव जब नीतीश कुमार, और खूब बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, नीतीश कुमार जी जब सत्ता में रिपीट हुए तब भी मतदान अच्छा हुआ, लेकिन शांत मतदान था। लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार को बहाल करने के लिए मतदान किया, और वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि लोग बड़े पैमाने पर मतदान करने निकल रहे थे, लेकिन ये महसूस नहीं हो रहा था कि दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। और उस समय भी नीतीश कुमार ने अति पिछड़े, अति दलित करके जो परंपरागत वोट होते थे रामविलास जी के चाहे आरजेडी के, उनमें सेंध लगा दी थी अपने 5 साल के कार्यकाल में। मुझे दूसरा चुनाव याद है पश्चिम बंगाल का, जब मायावती ममता जी ने वामपंथियों की सरकार को बाहर किया था, और जब उनके साथ रिपीट हुई उनकी सरकार दोबारा, दोनों चीजों का अनुभव है। लेकिन जब सरकार ज्यादा मतदान हो और मतदाता शांत हो, किसी के पक्ष में लहर न हो, किसी का तरह का ध्रुवीकरण न हो, मेरी अपनी समझ है कि वह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ का माहौल है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए और महाराष्ट्र में देखिए। उत्तर प्रदेश में जो रामपुर में
मतदाताओं को निकलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके अगर आप मतदान का प्रतिशत देखिए तो 12% मतदान 9 बजे तक हो गया था। आमतौर पर यह मतदान 8%, 9%, 10% से ऊपर नहीं होता सुबह सुबह का, वो 12% हो गया था। 11 बजते बजते यह मतदान 25% से ज्यादा हो गया। 3 बजते बजते यह मतदान 37% से ज्यादा हो गया, 36% के आसपास हो गया। और निश्चित रूप से सबसे कम मतदान रामपुर में है, लेकिन वो अभी 40% से कम नहीं है। मतदाताओं की स्थिति है कि सड़क पर ही उनके बारे में पूछा जा रहा है कि आप मतदाता सही है या नहीं है, इसकी पुष्टि करने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार ये सुरक्षा बलों का काम नहीं है। कौन व्यक्ति एलिजिबल मतदाता है या नहीं है, यह निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और यह तय करने की जिम्मेदारी मतदान स्थल है, सड़क नहीं है। सड़क पर जा रहे हुए मतदाता से आप नहीं पूछ सकते हैं कि अपना वोटर आई कार्ड दिखाओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पहचान पत्र दिखाओ। यह निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं है। मतदान स्थल तक वो जाएगा, निर्वाचन से जुड़े हुए लोग ये पुष्ट करेंगे कि इस व्यक्ति के पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो वैध है या नहीं है, ये मतदान कर सकता है या नहीं कर सकता। यह मतदान कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है, सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं बनती। सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी यह है कि मतदान के लिए अपने घर से निकले हुए मतदाता को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। एक पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था हो कि उसमें सुरक्षा का भाव, मतदान को लेकर के उसमें उत्साह हो और कोई व्यक्ति उसमें अवरोध पैदा न कर सके। आप सुरक्षा कर्मी होता कौन? सुरक्षा कर्मी किसी से पूछने का हकदार नहीं बनता कि आप अपनी पहचान पत्र दिखाइए। यह लेकिन बड़े पैमाने पर रामपुर में इस तरह की शिकायतें हुई। आप याद कीजिए कि जब पिछला उपचुनाव हुआ था रामपुर का, तो कुल मतदान ही 32-33% हुआ, पूरा मतदान 5 बजे तक का। और इस बार अभी तक का जो सामान्य निर्वाचन चल रहा है उसमें 3 बजे तक 40% से अधिक मतदान हो चुका था। यह तब स्थिति है जब तमाम तरह के अवरोध पैदा किए जा रहे हैं। सहारनपुर का मतदान सबसे अधिक हुआ है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक मतदान हुआ है अभी तक। और आप सहारनपुर में मतदाताओं के बीच में क्या स्थिति है, इसका अंदाज आप इससे लगा लीजिए कि जो प्रचार के अंतिम दिन जो रोड शो हुआ कांग्रेस का और जिस तरीके से लोगों की उसमें भागीदारी हुई, ये बता रहा था कि सहारनपुर में किस तरह का माहौल है। भारतीय जनता, और आप लड़ाई झगड़ों किसी देख लीजिए, आप जीतता हुआ दल और जीतते हुए दल के कार्यकर्ता झगड़ा नहीं करते। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, समाजवादी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर के 400 से अधिक शिकायतें की है, हमले किए जा रहे हैं वहां। एक खबर आई कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से कुछ विस्फोटक चीजें बरामद हुई पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी। ये तीनों सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2014 में तीनों सीटें टीएमसी के पास थी। ऐसी स्थिति नहीं है कि टीएमसी को अपनी नई जगह बनानी है। और जलपाईगुड़ी में विधानसभा के चुनाव के दौरान टीएमसी ने अपनी वापसी कर ली, 7 में से 5 सीटें टीएमसी ने जीती। जलपाईगुड़ी और कूच बिहार की स्थिति ठीक है, अब मान सकते हैं कि वहां पे बीजेपी ने अपने वर्चस्व को बनाए रखा, लेकिन आज वहां एकलग तरह के एंटी इनकम्बेंसी है। प्रमाणिक जी जो वहां पे बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए, इसका खूब टीएमसी ने प्रचार किया। और जो वायदे वहां भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चाय बागान के मजदूरों के लिए किया था, उसको लेकर उनके मन बहुत नाराजगी कि वो जो वायदे किए गए थे हुए क्या। उन वायदों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने कौन सी पहल करती हुई दिखाई है, वो हालत नहीं रह गई है जो 2019 के चुनाव में थी। और बढ़ा हुआ मतदान ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वहां है और वो एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिख रही है। टीएमसी के मतदाताओं ने, टीएमसी के नेताओं ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी अपने लोगों को निकाला है। कांग्रेस भी वहां मौजूद है, वामपंथी भी वहां मौजूद है, जो कम से कम जो अगर टीएमसी से नाराज मतदाता है उनके लिए अवसर देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मेरा अपना मानना है कि वहां भी दो ध्रुवी लड़ाई है।
महाराष्ट्र में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर मतदान हुआ। माने अगर आप 2019 के मतदान की कल्पना कीजिए, 11 बजे तक 2019 में लगभग 19% मतदान हुआ था, वह मतदान 37% पहुंच गया इस बार के चुनाव में। तो ये बढ़ा हुआ मतदान किसका है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महाराष्ट्र में लोग बहुत खुश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नीतियों रीतियों से लोग वहां बहुत खुश हैं? क्या वहां आक्रोश दिख नहीं रहा है? और हमेशा नाराज व्यक्ति की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होती है। प्रसन्न व्यक्ति अपने घर में आराम से ही है कि साहब ठीक है, सब कुछ मेरा ठीक ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं। हमेशा से नाराजगी के माहौल में लोग ज्यादा निकलते हैं, वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हाँ, ये भी होता है कि जो लोग सरकार को बहाल रखना चाहते हैं वो भी निकलते हैं, लेकिन वह जब संतुष्टि चरम पे हो, जब आपको लगता है कि नहीं इस सरकार से हम संतुष्ट हैं, और यह जब संतुष्टि वो चुनाव अभियान के दौरान भी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या इस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान कोई लहर दिखाई पड़ी? ध्रुवीकरण की जो कोशिशें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या है ध्रुवीकरण के अलावा? क्या वह गवर्नेंस की बात करती है, जनता से जुड़े हुए सवालों के समाधान की बात करती है, युवाओं के को एक बेहतर जिंदगी देने की बात करती है? अगर नौकरी की बात कीजिए तो वह अग्निवीर का विकल्प उसके सामने है। अगर वो किसानों के कर्ज माफी की बात कीजिए तो वो कारपोरेट के कर्जों की माफी की बात करती है। अपने 10 साल के कामकाज के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल गौरव की बात करती है कि राम मंदिर बन गया, आप में गौरव बोध हो गया। आप चंद्रयान की लैंडिंग हो गई, आप में गौरव बोध हो गया। ये गौरव बोध है। G20 का आयोजन हो गया, आप में गौरव बोध हो गया। निजी आपकी उपलब्धियां क्या हैं, आपकी जिंदगी बेहतर कितनी हुई है, इस तरह की योजनाएं और कार्यक्रम कितने चल रहे हैं जो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, इसकी बात बीजेपी नहीं करती। और 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करती है, लेकिन विकसित भारत बनेगा कैसे, इसकी बात नहीं करती। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो मतदान जिसको लेकर के आप बढ़ा हुआ मतदान और मतदाताओं में उत्साह, प्रचार अभियान के दौरान की चुप्पी, यह निश्चित रूप से मेरा मानना यह कि एंटी इनकम्बेंसी का ही मतदान जी, क्योंकि पक्ष का मतदान दिखता है, वो बोलता हुआ नजर आता है। जी, मैं बस एक चीज, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट विषय था और उसका मुझे लगता है कि उसकी चर्चा हर बार मुझे सर इजाजत दे दीजिए, मैं निकल रहा हूं। आप निकले। अरे आप लोग बिल्कुल निकले, माफ कीजिए, आप निकले, आज थोड़ा लंबा हो गया। सुनील जी, मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, मणिपुर इशू बन गया है, क्योंकि मैं मणिपुर की बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरे घर में मेरी पत्नी को लगता है भाई मणिपुर में क्या हुआ, वो पेपर में बहुत आता नहीं है, तो नहीं, मणिपुर सब ठीक हो गया। मणिपुर का इशू मणिपुर से बाहर भी इनको कॉस्ट कर रहा है वोट के संदर्भ में, भले ही 2 वोट हो, लेकिन मणिपुर कहीं ना कहीं इनकी एक दुखती रग है, नोटबंदी की तरह। सुनील जी, नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है वो, और देश के हर राज्य में उसका असर है। हर संवेदनशील व्यक्ति उसको लेकर के गंभीर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस विषय गंभीर न हो। मणिपुर में जो इतने बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा है, आखिर क्यों लोग इतने सड़कों पर निकले हैं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी हम अपना प्रचार नहीं कर पाई? न केवल मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में प्रचार नहीं कर पाए, उम्मीदवार तक नहीं मिले इनको। मणिपुर में 2 सीटें हैं, एक सीट पे केवल इनका उम्मीदवार आया, दूसरी सीट पे उम्मीदवार भी नहीं आया, उन्होंने दूसरे दल को अपने पास दे दिया। तो मणिपुर तो मुद्दा है, और जो महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी नारी वंदन के नाम पर, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया इन्हीं घटनाओं के कारण। इसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मणिपुर घटना है और महिला पहलवानों के साथ ही घटना है। ये इससे अप्रभावित हो ही नहीं सकता। ये दोनों महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी चीज ये कि देखिए, आप बात कर रहे हैं मछली और मटन की, यह केवल ध्रुवीकरण की कोशिश है। इससे कोई मछली खा रहा है, क्या खा रहा है, मटन खा रहा है, इससे किसी को लेना लादना नहीं। यह केवल ध्रुवीकरण का प्रयास है, लेकिन यह ऐसे लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है जो देश के खान पान की शैली को नहीं जानते। हरिशंकर जी ने कहा कि अगर ब्राह्मण खाना बंद कर दे तो दूसरे जातियों के लिए बड़ा, नहीं तो दूसरे जातियों के लिए बड़ा संकट हो जाएगा। नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे रहने वाली किसी भी जाति बिरादरी के लोग मछली खाते हैं, धर्म से परे। ये खान पान का सवाल ये नहीं है कि आप कितने धार्मिक है, कितने धार्मिक नहीं है, हिंदू है क्या मुसलमान है।
जब आप समुद्र के किनारे रहेंगे, नदी के किनारे रहेंगे, वहां केवल मछली ही मिलेगी, तो कहां से आप कोहड़ा खाने लगेंगे और नेनुआ खाने लगेंगे? मिलेगा कहां है आपको? ये तो केवल आपके रहन सहन का तरीका कि रह कहां रहे हैं। केरल में आप रहेंगे और कहेंगे नहीं साहब मैं तुरई खाऊंगा, कैसे खा लेंगे आप? कौन दे देगा आपको? सवाल ही नहीं है। ये स्थिति बनती ही बनती है। आप डेनमार्क में रहेंगे और कहेंगे कि मैं पनीर नहीं खाऊंगा, अरे पनीर ही मिलेगा भाई, मिल्क प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको वहां खाने के लिए, अपराध मिलता है। तो ये केवल पश्चिम बंगाल की जीवन शैली है। और आप संजीव जी हैं, 2 मंदिर मैं खुद गया हूं वहां पर, एक रामगढ़ कैंट के पास एक मंदिर है और एक रांची हजारीबाग रोड पर एक मंदिर है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता नवरात्र के दिनों में जहां पे छिन्नमस्तिका एक मंदिर का नाम है और एक का नाम है भोलवा, दोनों जगहों। अच्छा, वहां पे जो मैंने नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में बलि होती है, और वह बलि ऐसी नहीं होती, वहां पे एक नियम है कि वह बलि वहीं पकेगी, आप उसको लेके नहीं जा सकते झोले में, वहीं पकाएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं प्रसाद बांटेंगे। और ये नवरात्र के दिनों में होता है, कैसे रोक लेंगे आप इसको? अगर पश्चिम बंगाल में अगर आपका परिवार ऐसा है जहां घर के सामने तालाब नहीं है, रिश्ते नहीं आते हैं साहब, लोग रिश्तेदारी नहीं करना चाहते ऐसे परिवारों में कि साहब इनके यहाँ तो रोज ताजा मछली ही नहीं मिलेगी, और वहां आप इस विषय को मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये ध्रुवीकरण की कोशिश है उस इलाके में जहां पे भारतीय जनता पार्टी जन समर्थन पाती रही। कोई और तो विषय है नहीं आपके पास कहने के लिए, ये वो प्रयास है। जी।